अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी जनाब, आज जो है बिज़नेस रिसर्च मेथड के चैप्टर नंबर 13 और लेक्चर नंबर 3 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बेसिकली आज हम जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे उसमें जो हमारा मेजर टॉपिक है वो ये है कि हम जो अपना रिसर्च क्वेश्चनर बनाते हैं, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, उसको ड्राफ्ट कैसे करते हैं। और उसमें हम जो है फिर आगे फर्दर हमारे पास 6 सब टॉपिक्स हैं जिनकी डिटेल स्क्रीन पे आपके सामने 3.1 से लेके पार्टिसिपेंट स्क्रीनिंग एंड इंट्रोडक्शन से 3.6 द वैल्यू ऑफ प्री टेस्टिंग तक मौजूद है। आपका ये जितना भी सिलेबस है ये डोनाल्ड आर कोपर की जो बिज़नेस रिसर्च मेथड की बुक है ये उससे जो है लिया गया है। और जितने भी एमकॉम BZU के पार्ट 2 के जो स्टूडेंट्स हैं एनुअल सिस्टम के, ये उनके लिए भी इक्वली जो है वो बेनिफिशियल है क्योंकि ये उनकी कोर्स आउटलाइन को मैच करता है। तो आइए चलते हैं हम अपनी पहली स्लाइड की जानिब। बेसिकली आप लोग इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि जब भी हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में जो हमारा क्वेश्चनर होता है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चनर होता है, हमारा रिसर्च इंस्ट्रूमेंट होता है, वो बेसिकली हमें हमारे रिसर्च वेरिएबल्स को मेजर करने में मदद देता है। वेरिएबल क्या चीज़ है? हर वो चीज़ जो कांस्टेंट नहीं रहती वो वेरिएबल है, ठीक है। तो बेसिकली हर एक जो वेरिएबल है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास क्वेश्चनर जो है वो मौजूद होता है। इसका मतलब है अगर आपका क्वेश्चनर अच्छा डिज़ाइन हुआ है, उसकी वर्डिंग अच्छी है, उसका कंटेंट अच्छा है, तो आप फिर अपने वेरिएबल को ज़्यादा अच्छे तरीके से मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये जानना चाहते हैं कि एक प्रोडक्ट जो है उसके बारे में कस्टमर की सेटिस्फेक्शन क्या है, तो आप कस्टमर के पास एक क्वेश्चनर लेके जाएंगे। अब उस क्वेश्चनर के अगर जो है क्वेश्चंस वो स्टैंडर्डाइज हैं, उनकी वर्डिंग अच्छी है, उनकी वर्डिंग इजी टू अंडरस्टैंड है और क्वेश्चंस जो हैं उनका कंटेंट बेहतर है, तो डेफिनेटली जो है आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन को ज़्यादा अच्छे तरीके से मेजर कर सकते हैं। वरना जो है वो आप फेल हो जाएंगे इस चीज़ में, या फिर आप ठीक जो है वो मेजरमेंट नहीं ले पाएंगे। तो बेसिकली जो हमारा फेज़ 3 है वो है ड्राफ्टिंग एंड रिफाइनिंग द इंस्ट्रूमेंट, यानी हमने इंस्ट्रूमेंट को ड्राफ्ट करना है और फिर उस इंस्ट्रूमेंट को हमने जो है वो फर्दर आगे रिफ़ाइन करना है, बेहतर बनाना है। इसमें कुछ फेजेस इन्वॉल्व हैं जो कि 6 फेजेस हैं। 3.1 जो है वो है पार्टिसिपेंट स्क्रीनिंग एंड इंट्रोडक्शन, यानी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमने उनकी स्क्रीनिंग कैसे करनी है। पार्टिसिपेंट स्क्रीनिंग एंड इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि हम अपने जो रिस्पोंडेंट्स हैं जिनसे हमने क्वेश्चनर फिल करवाना है, हम उन्हें अपने बारे में बताएंगे कि ये रिसर्च किस लिए की जा रही है, इस रिसर्च का पर्पस क्या है। और दूसरे नंबर पर हम इनिशियल लेवल पे उन लोगों को स्क्रीन कर लेंगे। स्क्रीन का मतलब उनकी छांटी कर लेंगे जो लोग रिसर्च में शामिल होने के लिए मतलूबा मालूमात रखते हैं या नहीं रखते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फेसबुक से रिलेटेड को रिसर्च कर रहे हैं, तो आपका स्क्रीनिंग क्वेश्चन क्या हो सकता है? आर यू अ फेसबुक यूज़र? अगर एक बंदा कहता है जी मैंने फेसबुक यूज़ ही नहीं की, तो डेफिनेटली वो आपकी रिसर्च का हिस्सा नहीं बन सकता। दूसरे नंबर पर आपके क्वेश्चन की सीक्वेंसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपने आसान सवाल पहले पूछने हैं, मुश्किल सवाल बाद में पूछने हैं, ताकि शुरू में बंदा घबरा ना जाए। 3.3 आता है इंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चनर को फिल करने के हवाले से आपने लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस भी देनी है और फिर उसमें कंक्लूजन, यहाँ पे थोड़ी सी कंक्लूजन में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो आई एम सॉरी फॉर इट, टाइपिंग मिस्टेक है बेसिकली। तो कंक्लूड क्या है ये हम आगे चल के इस पर भी बात करेंगे। फिर इसी तरह से इंस्ट्रूमेंट में जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हमने कैसे ओवरकम करना है, उन डिफरेंट प्रॉब्लम्स का हम जिक्र करेंगे। और वैल्यू ऑफ प्री टेस्टिंग। सर वैल्यू ऑफ प्री टेस्टिंग में मैं बिल्कुल शॉर्टली आपको बताता चलूँ कि बेसिकली बजाय इसके कि हम फील्ड में जाएं और जाकर हम 500 क्वेश्चनर तकसीम कर दें और जब वो 500 क्वेश्चनर जो है उसमें कुछ ऐसी गलतियां जो हमें बाद में पता चलें, तो ये चीज़ हमारे लिए बड़ी जो है वो हार्मफुल होती है। तो इसलिए फुल फ्लेज लेवल पर रिसर्च कंडक्ट करने से पहले एक स्मॉलर लेवल के ऊपर रिसर्च की जाती है, एक स्मॉलर लेवल के ऊपर पायलट टेस्टिंग की जाती है। पायलट टेस्टिंग का मतलब ये है कि चंद 10-15 रिस्पोंडेंट से क्वेश्चनर्स फिल करवाए जाते हैं।
उसको प्री टेस्टिंग कहा जाता है, यानी हम अपने क्वेश्चनर को मार्केट में ले जाने से पहले प्री टेस्ट करते हैं। तो इन्हीं हम स्टेप्स पर वन बाय वन जो है बात करेंगे। तो इसमें जो हमारा फेज़ 3 का सबसे पहला स्टेप है वो है पार्टिसिपेंट स्क्रीनिंग एंड इंट्रोडक्शन। देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जब भी रिसर्च करेंगे तो आपने अपने जो रिस्पोंडेंट वो होता है जिसने आपको रिस्पॉन्स देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे काम कर रहे हैं तो आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपके रिस्पोंडेंट्स हैं। तो बेसिकली आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप जिस बंदे के पास जाते हैं सवाल पूछने के लिए, उसको पहले आप बताते हैं कि इस स्टडी में उस बंदे को मोटिवेट करते हैं कि आप इस स्टडी में पार्टिसिपेट करें। मोटिवेट करने के लिए आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं, आप उसे जो है वो स्टडी का पर्पस बताते हैं, आप उसे स्टडी के बेनिफिट्स बताते हैं कि देखें जी, अगर फॉर एग्जांपल आपको मेडिकल रिसर्च कर रहे हैं तो आप उन्हें बताते हैं कि देखें जी, हम जो है वो कोविड पेशेंट्स के ऊपर जो है वो एक रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, तो आप अगर इसमें जो है वो हिस्सा लेंगे तो उससे ये बेनिफिट्स होंगे। यानी आपने उसकी जो पार्टिसिपेशन इन रिसर्च है उसको आपने बेनिफिट्स बताने हैं। उसके बाद वो कहता है जी आप उनको अच्छा पार्टिसिपेंट को जब आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे तो उसमें आप उसको क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे कि हमने कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप जो है किसी को मेडिकल रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं तो आप उनको बताएंगे कि जी हम आपसे जो है वो कोविड-19 के बारे में कोई क्वेश्चन करेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपको एक तो उनका इंटरेस्ट लेवल भी पता चल जाएगा, ईदर दे आर इंटरेस्टेड और नॉट, और दूसरा आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये बंदा जो है ये डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, इंट्रोडक्शन में आप जो आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है आप उसमें स्टार्टिंग में अमाउंट ऑफ टाइम पार्टिसिपेशन भी लिखते हैं कि जी हम आपके 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट लेंगे। अगर अगले बंदे के पास मतलूबा वक्त ना हो तो वो आपको एक्सक्यूज कर देता है। अच्छा, इसमें पाकिस्तान में एक मैंने बड़ी चीज़ें देखी हैं, लोग अपना क्वेश्चनर लेके आते हैं, चाहे कोई एकेडमिक रिसर्च हो तो या फिर अप्लाइड रिसर्च हो, तो वो क्या करते हैं, वो क्वेश्चनर लेके आते हैं, कहते हैं सर ये आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्वेश्चनर फिल कर दें। जब देखते हैं तो उसमें 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं। तो काइंडली जितना टाइम रिसर्च के लिए चाहिए हो अपने क्वेश्चनर के ऊपर उतना ही टाइम मेंशन करें, उससे आपको अगले बंदे की, वरना होता ही है फिर एंड पे लोग जान छुड़वाते हैं, वो गलत रिस्पॉन्ड कर देते हैं, उससे भी आपकी रिसर्च ख़राब होती है। तो उसके अलावा जो है The introduction also reveals the research organization और sponsor. Sometimes जो introduction होता है उसमें आपका जो respondent है उसके बारे में बता दिया जाता है कि आपका respondent कौन है, आपका sponsor कौन है, और उसमें जो है वो study के objective भी बता दिए जाते हैं। लेकिन जहाँ पर आपको ये फील हो रहा हो कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने से जो रिस्पोंडेंट है वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, तो वहाँ पर फिर क्या किया जाता है, वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं बताया जाता। देखिए ना, फॉर एग्जांपल एक बंदा, मैं आप इसको बड़ी सिंपल सी मिसाल से वाज़ेह करूँगा, रिवील द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल अगर FBR वाले को रिसर्च कर रहे हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और वो बिजनेसमैन के पास जा रहे हैं और वो कहते हैं हम FBR की तरफ से आए हैं, हम ये रिसर्च कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो बंदा टैक्स चोर है वो बंदा कभी भी आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, क्योंकि उसके माइंड में कहीं ना कहीं आ जाएगा यार मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन को ये लोग कहीं पर टैक्स के हवाले से मिसयूज़ ना कर लें। तो बेसिकली आप जहाँ पर आपको लाजमी हो वहाँ पे आप बता देते हैं, अदरवाइज़ अगर रिसर्च में बायसनेस होने का ख़तरा हो तो फिर आप जो है वो अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या रिसर्च जो स्पॉन्सर है उसके बारे में नहीं बताते। और उसके अलावा इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पार्टिसिपेंट स्क्रीनिंग। देखिए पार्टिसिपेंट स्क्रीनिंग का क्या मतलब है, आपने एक बंदे से क्वेश्चनर फिल करवाना शुरू किया, उससे उसका नाम पूछ लिया, एज पूछ ली, जेंडर पूछ ले, एजुकेशन लेवल पूछ लिया, आपने उससे छठा सवाल ये किया आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की है, उसने कहा जी मैंने तो नहीं की, आपका पूरा सर्वे ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। तो आपका जो ऑनलाइन शॉपिंग का क्वेश्चन है वो आपका स्क्रीनिंग क्वेश्चन है। आप शुरू में ये डालें
कि जी आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की है, एक बंदा कहता है नहीं, इसका मतलब काम ख़त्म हो गया, वो बंदा आगे नहीं चलेगा। तो इंट्रोडक्शन में आप स्क्रीनिंग, 1 और मोर स्क्रीनिंग क्वेश्चंस डालते हैं टू डिटरमिन इफ़ द पार्टिसिपेंट हैज़ द नॉलेज और एक्सपीरियंस टू आंसर द क्वेश्चन। जिससे आप ये देखते हो कि आपका जो पार्टिसिपेंट है उसके पास आपके सवाल का जवाब देने के लिए नॉलेज और एक्सपीरियंस मौजूद था या नहीं मौजूद था। तो ये था जी फेज़ 3 का पॉइंट 1 3.1। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स 3.2। 3.2 किस बारे में? 3.2 है जी बेसिकली मेजरमेंट क्वेश्चन के सीक्वेंस के बारे में। अच्छा, आपने देखा लोग जब कभी बिज़नेस डील्स के लिए जाते हैं तो पहले जाके अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, हाल चाल पूछते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, जाते सीधा वो जिसे कहते होते हैं ना काम की बात पे नहीं आते अक्सर औकात। तो होता क्या है, पर्पज़ ये होता है कि पहले ज़रा गपशप करके एक कंफर्ट लेवल डेवलप करना, एक इंटरेस्ट लेवल डेवलप करना, गुफ्तगू के लिए एक जगह हमवार करना है। इसी तरह से जो रिसर्च होती है, रिसर्च में कोशिश की जाती है कि आप जब क्वेश्चंस पूछते हैं तो सबसे पहले आप सिंपल बातों से शुरू करें, सिंपल क्वेश्चन से शुरू करें, सिंपल टॉपिक से शुरू करें या फिर इंटरेस्टिंग टॉपिक से शुरू करें। होगा क्या, अब शुरू में मुश्किल सवाल पूछ लेंगे, अब सेंसिटिव क्वेश्चंस पूछ लेंगे, अब पर्सनल क्वेश्चंस पूछ लेंगे, तो अगला बंदा जो है वो शुरू में ही वो घबरा जाएगा या फिर वो शुरू में जो है वो बंदा थोड़ा सा जो है बाइस्ड हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा जो इजी टॉपिक है उनसे शुरू करें, नाम से शुरू करें, उसकी एज पूछें, जेंडर पूछें, आहिस्ता आहिस्ता काम की बात पे आएँ। इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो हैं वो शुरू में उससे पूछें ताकि उसका इंटरेस्ट लेवल मेंटेन रहे। फिर जो क्लासिफिकेशन क्वेश्चंस हैं उनको लेटर ऑन रखें। फिर टॉपिक्स के दरमियान जो अगर आपको लगता है कि आपका जो रिस्पोंडेंट है वो बोर हो रहा है तो आप जो है वो टॉपिक्स के दरमियान आप जंप भी कर सकते हैं, स्विच भी कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है ये चीज़ें जो हैं ये आपने इन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना है, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं हम लोग फेस नंबर इसी का 3.2 है। 3.2 के पॉइंट्स हैं आगे फर्दर, यानी ये इसी जो हमारा 3.2 है इसी के आगे फर्दर पॉइंट्स हैं 3.2.1, 3.2.2, 3, 4 एंड सो ऑन 5। आप सवाल ऐसे पूछें शुरू में जो अगले बंदे का इंटरेस्ट जगाएं, अगले बंदे को मोटिवेट करे कि वो जवाब दे। सेंसिटिव और ईगो इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन, आपने किसी बंदे से उसके कोई पर्सनल क्वेश्चंस पूछने हैं, आपकी रिसर्च ऐसी, आपका वेरिएबल ऐसा है, तो जो सेंसिटिव क्वेश्चंस हैं, पर्सनल क्वेश्चंस हैं, एक बंदे की पर्सनल लाइफ के बारे में क्वेश्चंस हैं, उनको आप जो है वो स्टार्टिंग में ना पूछें, उनको आप जो है वो थोड़ा मिड में या एंड पे रखें ताकि अगला बंदा जो है रिस्पोंडेंट है वो इजी रहे। सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएं, शुरू में कभी भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मत पूछें। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस जो हैं उनको एंड पे रखें, आसान सवालों को पहले रखें, आसान से मुश्किल की तरफ लेके जाएं, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ लेके जाएं। और क्वेश्चन ग्रुप्स एंड ट्रांजिशंस। क्वेश्चन ग्रुप्स, आप कोशिश करें कि आपके जो एक वेरिएबल के क्वेश्चंस हैं वो एक ही सीक्वेंस में हो। फॉर एग्जांपल आपका वेरिएबल है एडवर्टाइजिंग और उसका आपने इम्पैक्ट देखना है सेल के ऊपर, तो एडवर्टाइजिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो आप पहले रखेंगे और आपकी जो ऑनलाइन सेल है उसके क्वेश्चंस जो है वो आप लोग बाद में रखें। यानी एक वेरिएबल जो है जिसको हमने मेजर करना है उसके अगर 5 या 7 सवाल हैं तो वो 5 या 7 सवाल एक ही ग्रुप में रखेंगे और उसके बाद अगले ग्रुप में अगले वेरिएबल के क्वेश्चन रखेंगे। सादा लफ्ज़ों में ऐसा नहीं करना कि 3 सवाल एक चीज़ के डाल दिए, फिर 2 सवाल एक चीज़ के डाल दिए, फिर 4 सवाल एक चीज़ के डाल दिए, एक वेरिएबल के डाल दिए। नहीं, एक वेरिएबल के सवाल एक तरतीब में रखने, दूसरे वेरिएबल के सवाल दूसरी तरतीब में रखने। नॉर्मली स्टैंडर्ड यही चलता है। तो मेजरमेंट क्वेश्चन की सीक्वेंस बहुत काउंट करती है। आपके सीक्वेंस अच्छा होगा, आपके सीक्वेंस में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका सीक्वेंस सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होगा, आपका सीक्वेंस ऐसा होगा कि लोगों की तवज्जो, लोगों का इंटरेस्ट बरकरार रहे, तो फिर आप लोगों से ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं जी फेज़ 3 के जो है
टॉपिक नंबर 3.3 पे या उसके 3.3 हेडिंग पे। बेसिकली इसमें क्या है, पार्टिसिपेंट स्क्रीनिंग एंड इंट्रोडक्शन। अच्छा, इसमें जो है क्या आपने करना है, इसमें आपने ये देखना है कि आप जो है इसमें आपने इंस्ट्रक्शंस देनी है। ओके स्टूडेंट्स, एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि रिसर्च क्वेश्चनर के लिए या रिसर्च इंस्ट्रूमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है, वो है इंस्ट्रक्शंस। आपके क्वेश्चनर में जो है, आपके क्वेश्चनर के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, टर्मिनेटिंग एन अनक्वालिफाइड पार्टिसिपेंट। आपने सबसे ऊपर क्वेश्चन लिखा, क्या आप फेसबुक यूज़ करते हैं? उसका जवाब है नहीं। दो जवाब है उसके, हाँ या नहीं। अब अगर उसका आंसर एक बंदे ने दे दिया नो, तो इसका मतलब है वो बंदा आपके सवालों के जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आपका तो सर्वे फेसबुक के ऊपर मुश्तमिल है। तो अब इस वक्त आप उस अनक्वालिफाइड पार्टिसिपेंट को कैसे टर्मिनेट करेंगे, उसके लिए आपने अपने क्वेश्चनर में कुछ इंस्ट्रक्शंस शामिल करनी है। फॉर एग्जांपल, आप वहाँ पर लिख सकते हैं, अगर आप फेसबुक इस्तेमाल नहीं करते तो आप इस सर्वे के लिए जो है वो अहल नहीं हैं, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया, और इस तरह से आप ये सर्वे ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उस बंदे से जो है वो, यानी एक अनक्वालिफाइड पार्टिसिपेंट को आपने जो है वो टर्मिनेट कैसे करना है, इसके लिए भी आपके क्वेश्चनर में इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं। अच्छा, उसके अलावा आप अपने क्वेश्चनर के शुरू में लिख सकते हैं कि अगर किसी भी वक्त जो है आप अपना जो सर्वे है, आप क्वेश्चनर का जवाब नहीं देना चाहते या चंद सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, तो ये आपका हक है। आप जो है अपने जो है इस सेशन को, रिस्पॉन्सेस को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। यानी ये क्लियरली इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं। देखिए, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि सर्वे के बारे में जो इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ ख़ास इंस्ट्रक्शंस वो क्वेश्चनर्स में लिखी जाती हैं। नंबर 1, एक बंदा आपके क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरता, उसका आपने जो इंटरव्यू है ख़त्म कैसे करना है। इसके अलावा एक बंदा जो है वो डिसकंटिन्यू करना चाहता है, उसने आपके 15 सवालों के जवाब दिए हैं, उसके बाद उस सवालों के जवाब नहीं देना चाह रहा, उसके लिए आप शुरू में इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं कि आप किसी भी वक्त इस इंटरव्यू को, इस सेशन को ख़त्म कर सकते हैं। और इसी तरह से मूविंग बिटवीन क्वेश्चंस ऑन एन इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, फिर इसमें ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, आपने देखा अक्सर आप लोग फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो उसमें लिखा होता है आर यू मैरिड, इफ़ येस देन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं, यानी देन यू विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18, एंड इफ़ यू आर अनमैरिड देन यू विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। मीन्स कि लिखा होता है क्लियरली कि अगर आप इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं तो आप इन 3 सवालों के जवाब देंगे, अगर आप इस क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरते तो आप इस सवाल का जवाब देंगे। तो यानी ये जो चीज़ है, यानी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बड़ा सिंपली बताता हूँ, आप एक फॉर्म फिल कर रहे हैं, उस फॉर्म के ऊपर लिखा है क्या आप मुलाजमत करते हैं, 2 ऑप्शन होंगे, हाँ या नहीं। अब अगर उसका जवाब हाँ में है तो फिर नीचे आप जो है तनख्वाह वाला जवाब वो भी देंगे कि आपकी तनख्वाह कितनी है, आप किस इदारे में काम करते हैं। और अगर आपका जवाब नहीं में है कि मैं मुलाजमत नहीं करता, तो फिर आप जो है वो उन क्वेश्चंस का, यानी आपकी तनख्वाह कितनी है, आप किस इदारे में काम करते हैं, अल्टीमेटली आप इनका जवाब नहीं देंगे। और इसी तरह से जब क्वेश्चनर कंप्लीट हो जाएगा तो सबमिट का बटन दबाना है। अगर ऑनलाइन सर्वे है तो उसके नीचे लिखा होता है सबमिट, या फिर जो है एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पर जाने के लिए एरोस बने होते हैं, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पर मूव करने के लिए डायरेक्शन साइंस बने होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आपके क्वेश्चनर को बेहतर बनाती हैं और लोगों को क्वेश्चनर फिल करने में ये सारी चीज़ें हेल्प आउट करती हैं। चलते हैं जी हमारी नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। उम्मीद है आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। अगर बोर हो रहे हैं तो ज़रा उठ के बैठ जाएं और 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके एक छोटा सा जो है वो अपने सेहन का चक्कर लगा लें। उसके बाद दोबारा वापस आके वीडियो देखें तो फिर जो है वो आपको बोरियत नहीं होगी। या अगर प्यास लगी है तो उठ के पानी का गिलास पी लें और वापस वीडियो के ऊपर आ जाएं। तो जनाब हमारा बस थोड़ा सा काम बाकी है, मेरे साथ रहिएगा।
नेक्स्ट स्लाइड है जी 3.4 कंक्लूजन के बारे में। बेसिकली आपने जब अपने क्वेश्चनर को कंक्लूजन की तरफ लेके जाना है, आखिर पे, एंड पे, ठीक है, और एंड पे आपने क्या करना है, जब वो सारे सवालों के जवाब दे दे तो एंड पर आपने उसका शुक्रिया अदा करना है, ठीक है, और उसे बताना है जी आपकी पार्टिसिपेशन हमारे लिए बड़ी अहम थी, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया, आपने उसको अप्रिशिएट करना है पार्टिसिपेंट को, और उससे कहना है सर कि फ्यूचर में हम अगर ये जो है रिसर्च कंडक्ट करना चाहें तो क्या उसके लिए आप अवेलेबल होंगे, अगर होंगे तो काइंडली अपना कॉन्टैक्ट नंबर या फिर कोई भी ऐसी डिटेल या उसकी कॉन्सेंट ले लें आप उससे, जिसके ज़रिए आप इन फ्यूचर उसके साथ कांटेक्ट कर सकें। तो 3.5 पे चलते हैं जी। 3.5 क्या है? 3.5 है जी ओवरकमिंग इंस्ट्रूमेंट प्रॉब्लम। अच्छा, आपका जो क्वेश्चनर होता है उसमें कई तरह के इश्यूज़, कई तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। उन प्रॉब्लम्स को आपने जो है वो कैसे जो है टैकल करना है, कैसे सॉर्ट आउट करना है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ओवरकमिंग इंस्ट्रूमेंट प्रॉब्लम में जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, तो बेसिकली आप इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम पर कैसे काबू पा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने पार्टिसिपेंट के साथ एक रैपर्ड डेवलप करना है। रैपर्ड क्या है? एक ऐसा रिलेशनशिप, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसमें आप और आपका रिस्पोंडेंट एक दूसरे के साथ जो है वो हार्मनी में आ जाएं, आपका रिस्पोंडेंट और आप एक दूसरे को समझ सकें और आप इजी होकर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। मींस आपने एक गुफ्तगू के लिए, आपने अगले बंदे का रिस्पांस लेने के लिए एक ऐसा जो है एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसमें अगला बंदा बड़े रिलैक्स होके, बड़ा आसानी के साथ आपको आपके सवालों का जवाब दे दे। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए आप अगले बंदे को अश्योर करवा सकते हैं कि जी आपके जो रिस्पॉन्सेज होंगे उसको हम जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, यानी आप अगले बंदे को उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में यकीन दहानी करवा सकते हैं। उसके अलावा आप जब उसको ये कहते हैं कि जी आपके रिस्पॉन्सेज जो हैं वो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपका फीडबैक हमारे लिए बड़ा वैल्यूएबल है, उससे भी जो है वो रैपिड डेवलप होता है। तो बेसिकली आपने जो आपका रिस्पोंडेंट है उसके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप डेवलप करना है जिसमें अगला बंदा बग़ैर किसी खौफ, बग़ैर किसी ख़तरे के, बग़ैर किसी हिचकिचाहट के अपनी जो ट्रू फीलिंग है वो आपके साथ शेयर करे अबाउट अ सर्टन वेरिएबल, या आपके सवाल का वो बिल्कुल सही जवाब दे। अच्छा, उसके अलावा क्वेश्चनिंग प्रोसेस जो है उसको रीडिज़ाइन किया जा सकता है। अच्छा, रीडिज़ाइन क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको लग रहा है कि आपके क्वेश्चनिंग प्रोसेस की वजह से लोग आपको क्वेश्चंस का सही आंसर, आपको क्वेश्चंस का सही आंसर नहीं मिल रहा, लोग आपको सही जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि आपका जो टॉपिक है, रिसर्च टॉपिक है, वो बड़ा पर्सनल नेचर का है जिसमें आप लोगों के प्राइवेट इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो उसमें आपको अगर ये लगता है कि सामने बैठ के लोग आपको ठीक तरह से जवाब नहीं देते, तो आप जो है अपना जो मेथड है वो टेलीफोन के थ्रू ले जाएं, यानी आप अगले बंदे को जो है वो टेलीफोन के थ्रू कॉल करें और फ़ोन कॉल पे आप उस बंदे की जो है वो सारे सवाल उससे पूछ लें। यानी आपका जो क्वेश्चनिंग प्रोसेस है, आप अपने क्वेश्चनिंग प्रोसेस को मॉडिफाई करके, यानी आपको अगर लगता है कि आप जो है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड सर्वे के ज़रिए आप जो है एक बंदे के पास जाके आप उससे बात करेंगे, उससे क्वेश्चन पूछेंगे, उससे सवालों के जवाब लेंगे, वो सही नहीं देगा, उसकी बजाय ऑनलाइन वो बंदा जो है उस इशू पे ज़्यादा बेहतर बात कर लेगा, तो आप अपने क्वेश्चनिंग प्रोसेस को ऑनलाइन पे जो है शिफ्ट कर देते हो। तो होता क्या है कि आप अपनी क्वेश्चनिंग प्रोसेस के क्वेश्चन के सीक्वेंस को चेंज कर सकते हो कि आपके वो क्वेश्चन जिनमें आप देख रहे हो जिस पे आगे लोग आधा सर्वे बीच में छोड़ जाते हैं, आप उन क्वेश्चंस को बिल्कुल एंड पे ले जाओ। इसी तरह से जो है एक्सप्लोर अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज़। अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी क्या है? फॉर एग्जांपल, आप किसी बंदे से पूछते हो जी व्हाट इज़ योर इनकम, नीचे एक ब्लैंक स्पेस छोड़ देते हो। अब कुछ लोग जो है वो अपनी इनकम नहीं लिखेंगे, आप एक बंदे से ऐसे पूछते हो व्हाट इज़ योर इनकम, लेस देन 5 लाख, 5 लाख टू 10 लाख, 10 लाख टू 15 लाख, मोर देन 15 लाख। आपने इसको 4 कैटेगरीज दे दी, यानी बजाय इसके
कि आपने उससे उसका रिस्पॉन्स मांगा जहाँ पर कि आप अपनी जनाब डायरेक्ट इनकम बता दें, और एक तरफ आपने उसको अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स के ऑप्शंस दे दिए, आपने उसको 4 ऑप्शन दे दी कि आपकी सैलरी जो है, आपकी जो इनकम है वो 5 लाख है, 5 लाख से कम है, 5 लाख से 10 लाख है, 10 लाख से 15 लाख है, या 15 लाख से ऊपर है। तो अब अगले बंदे के लिए एक ऑप्शन चूज़ करना ज़्यादा आसान है, उसकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगी और आपका काम भी हो जाएगा। तो इसलिए बेसिकली लोगों से जो है अपनी बात जो है उसका जवाब लेने के लिए आपको समटाइम्स जो है वो अल्टरनेट रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो यूज़ करनी पड़ती हैं। तो ये जनाब हम बात कर रहे हैं कि हम अपने रिसर्च इंस्ट्रूमेंट को, अपने क्वेश्चनियर को कैसे जो है ड्राफ्ट करें और उसको कैसे बेहतर बनाएं। इसी तरह से जी 3.6 जो है हमारा वो इसका लास्ट फेज़ है, बेसिकली लास्ट स्लाइड है हमारी आज के लेक्चर की, और इसके बाद लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग फिर मज़े कीजिएगा, जो भी आपने ज़रूरी काम करना है वो कर लीजिएगा। वैसे ये काम भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर किसी को इससे भी कोई ज़रूरी काम है तो वो आप जो है वो इसके बाद कर लीजिएगा, ठीक है। तो 3.6 जो है इट्स अबाउट द वैल्यू ऑफ प्री टेस्टिंग। बड़ी सिंपल सी सादा सी बात है। बेसिकली होता क्या है, जब एक कंपनी में आपको इसकी बड़ी सादा सी, जब एक कंपनी जहाज़ बनाती है ना तो वो उसका प्रोटोटाइप बनाती है। प्रोटोटाइप बनाने का मतलब ये है कि वो उसका पहले एक सैंपल बनाती है, उस सैंपल को हवा में उड़ाती है, बजाय इसके कि उसमें आप 1000 मुसाफिर बिठाएं, उसको हवा में उड़ाएं और फिर खुदा न खास्ते कोई हादसा करके आपको पता चले इसमें ये प्रॉब्लम है। उससे बचने के लिए पहले प्री टेस्टिंग की जाती है। यही हिसाब रिसर्च का। आपने क्वेश्चनर डिज़ाइन कर लिया, अपने सवालनामों के प्रिंट निकलवा लिए, प्रिंटिंग पे भी पैसा खर्च कर दिया, और प्रिंटिंग पे पैसा खर्च करने के बाद आपने जनाब जो मार्केट में गए, फील्ड में गए, और आपने वो 500 क्वेश्चनर 500 लोगों को दे दिया। बाद में पता चला इसमें तो ये मसला था, ये मसला था। इसलिए होता क्या है, सर्वे रिज़ल्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए, क्वेश्चनर को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करते हैं, आप अपने क्वेश्चनर की, इंस्ट्रूमेंट की प्री टेस्टिंग करते हैं। प्री टेस्टिंग का मतलब ये है कि आप अगर सैम्पल साइज़ 500 है तो आप जो है अपने सैम्पल साइज़ के मुताबिक सब लोगों को क्वेश्चनर डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय थोड़े से क्वेश्चनर 10 या 15 मार्केट में लेके जाते हैं और वो अपने रिस्पोंडेंट्स को जो है वो तकसीम कर देते हैं। वो 10 या 15 रिस्पोंडेंट जो हैं वो फिर आपको बताते हैं। मतलब एक बंदा आपसे पूछेगा यार इस सवाल का क्या मतलब है, मुझे समझ नहीं आ रही। एक और बंदा पूछता है यार इस सवाल का क्या मतलब है। आपको पता चलता है कि यार जो क्वेश्चन नंबर 18 है, लोगों को इसकी वर्डिंग क्लियर नहीं है, लोगों को ये जो है डबल बैरल क्वेश्चन है, ये जो है लोडेड क्वेश्चन है। तो आप जो है फिर उन क्वेश्चंस के जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करते हैं। आप अपने क्वेश्चन की वर्डिंग ठीक करते हैं, उसका सीक्वेंस ठीक करते हैं। बाज़ दफ़ा चीज़ें आपके हिसाब से बिल्कुल ठीक होती हैं, जो बंदा रिस्पोंडेंट है उसको नहीं समझ आ रही होती। तो फिर होता क्या है, बेसिकली आपका जो क्वेश्चंस और इंस्ट्रूमेंट है वो असेस्ड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ स्टडी। सॉरी, यहाँ पर भी एक जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक है, तो माज़रत चाहता हूँ मैं उसके लिए। जल्दी में वो टाइप करते हुए स्लाइड्स खुद टाइप की हैं तो ये हो गया। एनीवे, द क्वेश्चनर्स आर बीइंग फिल्ड एज प्री टेस्टिंग फ्रॉम रिस्पोंडेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड इश्यूज फेस्ड बाय द रिस्पोंडेंट। क्वेश्चनर जब फिल किए जाते हैं प्री टेस्टिंग के तौर पर, रिस्पोंडेंट्स उनको फिल करते वही लोग हैं जिन्होंने आपको रिस्पांस देने होते हैं। लेकिन अगर आपने 500 क्वेश्चनर फिल करवाना है तो टेस्टिंग फेज़ में आप पहले 10 क्वेश्चनर या 15 या 20 फिल करवा लेते हो, ठीक है। तो होता क्या है, प्री टेस्टिंग से आपको पता चलता है प्रॉब्लम्स का और इश्यूज़ का जो कि रिस्पोंडेंट उन क्वेश्चंस का आंसर करते वक्त फेस करते हैं। प्री टेस्टिंग से क्या फ़ायदा होता है, इससे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका इंटरेस्ट आपको डेवलप करने में मदद मिलती है। इससे आपको क्वेश्चन के कंटेंट, वर्डिंग और सीक्वेंस का पता चलता है, और इसी तरह से जो है ऑडियंस की जो एंगेजमेंट है उसका पता चलता है कि लोग आपके पूरे सवालों का जवाब देते हैं या नहीं देते। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं फ़ेज़ 3 की, तो फ़ेज़ 3 जो है वो
पूरे का पूरा इस चीज़ पर बेस करता है कि आपने क्वेश्चनेयर जो है उसको ड्राफ्ट करना है, उसकी वर्डिंग जो है उसके बारे में, उसकी प्री टेस्टिंग। तो ये डिफरेंट 6 फेजेस हैं जो कि फ़ेज़ नंबर 3 के अंदर हैं, या 6 डिफरेंट स्टेप्स हैं जो कि फ़ेज़ नंबर 3 में एग्जिस्ट करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। आज के टॉपिक की ज़्यादा मुश्किल नहीं था, मैंने कोशिश की इसको आसान करके आपको बताया जाए। तो अभी हम इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है उसकी तरफ मूव करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड।